हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज सुपरफास्ट 100 का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 130वें दिन भी जारी है। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई। 5 अप्रैल को देश भर में FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसके तहत मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच किया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स को दिए गए इंटरव्यू को लेकर सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा। विज ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की समस्याओं को हल करने के लिए विदेशी ताकतों को निमंत्रण दिया। राहुल गांधी देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। उनकी सोच सारे देश को ध्यान देना होगा। विज ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमने आजादी हासिल की और विदेशी ताकतों को हमने बाहर निकाला, लेकिन राहुल गांधी दोबारा उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। वो इसमें दखल दें जिसकी किसी हालत में इजाजत नहीं दी जा सकती। विज ने कहा कि जिले के सभी SP को आदेश दिए गए हैं कि वो रोजाना 12 से 1 बजे के बीच लोगों की समस्याएं सुनें। अगर पुलिस से संतुष्ट नहीं तो मेरे पास भी आ सकते हैं लोग। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य समस्या के चलते हफ्ते में 2 दिन जनता दरबार लगता है। अंबाला के PWD रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में ज्यादातर समस्याएं पुलिस विभाग से थी। अंबाला से ही नहीं पूरे हरियाणा से लोग अपनी समस्याएं लेकर आए, जिसे अनिल विज ने कुछ को मौके पर निपटाया और कुछ का हल निकालने के लिए संबंधित विभाग को आदेश दिए। हरियाणा में होने वाला बाजरा अब मशहूर कंपनियों के बिस्किट का स्वाद बढ़ाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने विभिन्न बिस्कुट कंपनियों और बेकरी उत्पादकों से संपर्क साधा। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री ने दी। कृषि मंत्री JP दलाल ने भिवानी में बताया कि प्रदेश सरकार पिछले सीजन में 7,70,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए पे की। इसके रखरखाव पर 2400 रुपए प्रति क्विंटल का खर्च आया, जबकि बाजार भाव 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल ही है। ऐसे में राज्य सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठाते हुए किसानों के उत्पाद को खरीदा। इसी घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बाजरे की ज्यादा खपत को लेकर नीति बनाई। फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार को आदेश की कॉपी मिली। आदेश की कॉपी का अध्ययन वकील करेंगे। दोनों दोषियों को फांसी के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम कोरोना पॉजिटिव। गृह मंत्री अनिल विज ने फोन पर रामकुमार गौतम का हालचाल जाना। चेस्ट इन्फेक्शन और कोरोना से संक्रमित हैं गौतम। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सैलजा ने कहा था कि बीजेपी लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम कर रही है। कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। सैलजा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कृपाल गुर्जर ने कहा कि इतना लोकतंत्र पहले कभी नहीं रहा। कांग्रेस लोगों पर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करवाती थी। जैसे उन्होंने इमरजेंसी लगाई, सारी दुनिया को पता है। आज इस प्रकार की आजादी सबको बोलने की है, वो कांग्रेस राज में नहीं थी। हालांकि अब तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सबको स्वतंत्रता है। अगर मैं अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालता हूं तो वो अपराध है। हर आदमी को एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने 5 अप्रैल को दिल्ली में हरियाणा के सभी जिलों के पर्यवेक्षकों को बुलाया, जहां वो 2 दिनों तक पर्यवेक्षकों से फीडबैक लेंगे। सिरसा पहुंची मिट्टी सत्याग्रह यात्रा। सिरसा के पक्का मोर्चा धरना स्थल पर पहुंची मिट्टी सत्याग्रह यात्रा। करीब 800 गांव के शहीदी स्मारकों की मिट्टी लेकर पहुंचे। सिरसा में मिट्टी से स्मारक बनाया जाएगा। प्रदेश में फिर फूटा कोरोना का बम। एक दिन में 1959 नए केस सामने आए। अब तक 1184 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। वहीं प्रदेश का रिकवरी रेट 94.95 हुआ। अब तक कोरोना से 10 लोगों की जान गई। प्रदेश में 11,787 एक्टिव मरीजों की संख्या हुई। अब तक 2,96,229 लोग संक्रमित हुए। 2,81,258 मरीज ठीक हुए। तो वहीं गुरुग्राम में 606, करनाल में 274, फरीदाबाद में 138, कुरुक्षेत्र में 124, पंचकुला में 82, सोनीपत और हिसार में 49 केस मिले हैं।
सिरसा में एक दिन में 49 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सिरसा में एक्टिव मामलों की संख्या 225 हो चुकी है। गांव करीवाला निवासी 35 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई। सिरसा में अब तक कुल 8,504 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 18 लोगों के ठीक होने से घर जाने वाले लोगों की संख्या 8,161 हो चुकी है। नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि एक बार फिर सिरसा में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोविड-19 नियमों की पालना करने की अपील कर रहा है। अंबाला में आज फिर कोरोना के 138 मामले सामने आए तो वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई। 76 लोग कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हुए। अंबाला शहर में सबसे ज्यादा 52 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए तो वहीं अंबाला कैंट में 27 पॉजिटिव मरीज सामने आए। सीएमओ कुलदीप सिंह ने कहा कि एक 91 वर्ष महिला की मौत हुई है तो वहीं एक 42 वर्षीय बतौरा के रहने वाले युवक की मौत हुई। सीएमओ ने चिंता जताई कि जब लोगों को कोरोना के कारण 3 से 4 दिन बीत जाते हैं तब वो सैंपल करवा रहे हैं, जिसके कारण वो अपने आसपास वालों को प्रभावित करते हैं। सीएमओ ने कहा कि जो मौत के मामले सामने आ रहे हैं वो भी लोग देरी से आ रहे हैं, जिसके कारण उसका समय पर उपचार नहीं किया जा रहा। विभाग द्वारा स्कूलों में भी सैंपलिंग की जा रही है और वहां से मरीज सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते अब गोहाना में भी प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। एक बार फिर शादी समारोह या अन्य समारोह के मौके पर लगने वाली भीड़ पर पाबंदी लगाने के फैसले लिए गए। लोग कोरोना की चपेट में न आए, इसको लेकर गोहाना के एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शादी या अन्य समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हों। आयोजकों को समारोह के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कोविड नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, बिना मास्क के घूमने वालों का चालान होगा। तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी नेताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। फतेहाबाद में किसानों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। किसानों को बीजेपी सांसद और विधायक के पहुंचने की सूचना मिली, जिसके बाद किसान बीजेपी कार्यालय के बाहर काले झंडे लेकर पहुंच गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने राकेश टिकैत पर हुए हमले का आरोप भी लगाया। किसानों के विरोध की सूचना मिलने के बाद बीजेपी कार्यालय में सांसदों विधायकों की होने वाली मीटिंग को रद्द किया गया। राकेश टिकैत के ऊपर हमले के बाद किसान नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। बीकेयू अंबावता के नेताओं ने बयान दिया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार का किसान नेता पर हमला करवाने की निंदा वो करते हैं। साथ ही कहा कि सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में सभी व्यवस्थाएं किसानों ने की हैं। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। किसान नेता राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हुए हमले को लेकर ढांसा बॉर्डर धरने पर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों ने राकेश टिकैत पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषी पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा किसान आंदोलन को बदनाम और खराब करने की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। प्रदेश के अलग अलग जिलों में युवा किसान चौक चौराहों पर हॉर्न बजाकर किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन बड़ा धर्मयुद्ध है, जिसे देश को किसानों की बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले पर चढ़ूनी ने कहा कि राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ वो निंदनीय है। हमें कई बार डराने धमकाने की धमकी दी जा रही है। चढ़ूनी ने कहा कि डराने धमकाने से किसानों का आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को समाज का हर वर्ग साथ दे रहा है, वो अपनी जंग जीत कर रहेंगे। साथ ही 4 अप्रैल को जींद में होने वाली दिल्ली के सीएम केजरीवाल की किसान महापंचायत पर चढ़ूनी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल आंदोलन की आड़ में अपना भला करने की सोच रहे हैं। करनाल में मार्केट कमेटी के दफ्तर से किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। करनाल के उपायुक्त के आश्वासन के बाद किसान शांत हो गए। उपायुक्त की तरफ से कहा गया कि अगर कोई बिना मैसेज के भी खरीद पर गेट पर पहुंचता है तो वहां उसकी फसल खरीदी जाएगी और उसको गेट पास दिया जाएगा। वहीं मार्केट कमेटी में खड़ी किसान की ट्रॉली की गेहूं भी डीसी के ऑफिस के सामने ही खरीदी गई और किसान चाहते थे मंडी में जब भी उनकी गेहूं आए तो उनको गेट पास मिले, उनकी गेहूं खरीदी जाए, चाहे उनके पास मैसेज हो या ना हो।
प्रदेश में गेहूं और सरसों की खरीद चल रही है। फरूखनगर अनाज मंडी में भी किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो भी रजिस्टर्ड किसान हैं उनकी फसल को तुरंत खरीदा जाएगा। इसके लिए 50% किसानों को सरकार की तरफ से बुलाया जाएगा। 20% किसान जो चाहते हैं कि उनकी फसल पक तैयार है और तय समय से पहले सरकार उनकी फसल खरीदे तो 24 घंटे में उनको टोकन दिया जाएगा। वहीं आड़तियों को भी 30% अधिकार दिया गया, जिससे आड़ती के माध्यम से भी किसान रजिस्टर करा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि किसान को परेशानी ना हो और महामारी में मंडियों में अव्यवस्था ना फैले। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि प्रदेश के किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। पलवल में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई और गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि मंडियों में 6317 मीट्रिक टन गेहूं अलग अलग सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीदा गया। नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही एसएमएस भेजे जा रहे हैं। मंडियों में किसानों की सुविधा और खरीद व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कमेटी का गठन किया गया। किसानों से आह्वान किया कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण जरूर करवाएं। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया, उनकी सुविधा के लिए पोर्टल 5 और 6 अप्रैल को एक बार फिर से खोला जाएगा। गोना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई। गांगना गांव का एक किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर मंडी में पहुंचा। मंडी सचिव ने कहा कि मंडी में गेहूं की फसल खरीद के लिए सभी इंतजाम हैं और अभी तक 100 से ज्यादा किसानों को एसएमएस भेजकर उनको फसल लाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों और स्टाफ कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए कि मंडी में पहुंचने वाले किसानों को सैनिटाइज और मास्क की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए अब खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर पर वॉलीबॉल किसान प्रीमियर लीग शुरू की गई, जिसमें कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 2 दिवसीय है और इस प्रतियोगिता में महज 10 टीमें बची हैं जिनमें मैच खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता को कराए जाने के पीछे वजह है किसान आंदोलन को मजबूती देना। पहला स्थान पाने वाली टीम को 1 लाख रुपए, दूसरा स्थान पाने वाली टीम को 71,000, तीसरा स्थान और चौथा स्थान पाने वाली टीम को 21,000 रुपए इनामी राशि दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से खिलाड़ी पहुंचे। यमुनानगर से मेरठ और शामली जाने वालों को बस पकड़ने के लिए सहारनपुर नहीं जाना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर मेरठ और शामली के लिए बस को यमुनानगर से रवाना किया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान कहा कि इन बसों के चलने से यमुनानगर की जनता को लाभ होगा। इस दौरान मंत्री ने यमुनानगर डिपो की तारीफ भी की। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग टीम के साथ मिलकर नकली और एक्सपायरी दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर शिकंजा कसा। कलंदर चौक मेडिकल स्टोर के सभी रिकॉर्ड खंगाले गए। एक मेडिकल स्टोर में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर विजय राजे ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली। पानीपत में कुछ मेडिकल स्टोर संचालक नकली और एक्सपायरी दवाइयां बेच रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर ही छापेमारी की कार्रवाई की गई। चरखी दादरी अथॉरिटी में तत्कालीन एसडीएम और आरसी क्लर्क द्वारा मिलीभगत कर दूसरे राज्यों से चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन करने का मामला सामने आया। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब दादरी एसडीएम कार्यालय पर छापेमारी का रिकॉर्ड खंगाला, तब इस गड़बड़ छाले का खुलासा हुआ। छापेमारी में 2 चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेजों पर दोबारा रजिस्ट्रेशन होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम सतबीर कुंडू और महिला आरसी क्लर्क राजकुमारी सहित अन्य पर केस दर्ज कर लिया है। यमुनानगर के तेजरी निवासी 12 वर्षीय वंश पिछले 9 सालों से इनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से जूझ रहा है। वंश की बीमारी के चलते परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वंश की हालत बेहद गंभीर है। वंश को जो इंजेक्शन लगना है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। परिवार ने कई एनजीओ और सामाजिक संगठनों से भी संपर्क साधा, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। वहीं मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मीडिया के जरिए मामला उनकी जानकारी में आया है। उन्होंने भरोसा जताया कि वो नियमानुसार कोशिश करेंगे जिससे कि वंश की मदद हो सके
जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि ये बीमारी भारत में लाइलाज है। दवाइयों से इस बीमारी पर फर्क नहीं पड़ता। इसका इलाज विदेशों में है, लेकिन वो बहुत महंगा है। फरीदाबाद के गांव ककड़ीपुर में परिवार द्वारा पंचायती जमीन पट्टे पर लेकर बोई गई फसल को दबंगों द्वारा काटने का मामला सामने आया। करीब 7.5 एकड़ पंचायती जमीन पर दलित परिवार द्वारा बोए गेहूं की फसल को गांव के ही दौलतराम पर काटने का आरोप लगा। बहादुरगढ़ में एक नवविवाहिता के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि 15 मार्च को ही उसकी शादी भिवानी के रहने वाले दीपेंद्र के साथ हुई थी। दहेज प्रताड़ना और उसके पिता के साथ हुई बदसलूकी के चलते अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। विवाहिता बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 की रहने वाली थी। खुदकुशी से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें पति, जेठ, सास और ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। इस मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस के 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आगे शुरू कर दी है। फरीदाबाद के खेड़ी थाने के अंतर्गत आने वाले आगरा कैनाल में एक व्यक्ति का शव नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। नहर में शव मिलने की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खेड़ी थाने के एसएचओ ने बताया कि अगले 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा और आसपास के चौकी थानों में सूचना दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि शख्स डूबकर उसकी मौत हुई है या फिर उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। समालखा के पशुपालन विभाग के 55 वर्षीय कंपाउंडर को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया। कंपाउंडर को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। मामले के बाद डरे सहमे कर्मचारी ने पूरी आपबीती एसडीओ को बताई, जिसके बाद एसडीओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामला खत्म करने के नाम पर 3 लाख रुपए समेत बिचौलियों को गिरफ्तार किया। रेप केस में समझौता करवाने की एवज में 70,000 रुपए लेते शख्स को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार हुड्डा सेक्टर पुलिस ने रेप के आरोपी शख्स ने समझौता करवाने को लेकर 1,20,000 रुपए में सौदा तय किया था। ये व्यक्ति 50,000 रुपए पहले ले चुका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पंचकुला पुलिस ने बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुग्राम की क्राइम यूनिट टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुभम हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीती 26 मार्च को आरोपियों ने आपसी रंजिश में शुभम की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने यूपी नोएडा के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर और रणबीर भाटी गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो तिगांव फरीदाबाद के रहने वाले सचिन उर्फ मूसा पर 25,000 रुपए का इनाम था और फरीदाबाद पुलिस को हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, रंगदारी और फिरौती जैसे संगीन मामलों की में इसकी तलाश भी थी। सोनीपत में 18 मार्च को हुए गैंगवार मामले में सोनीपत सीआई 2 को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली। सोनीपत के कोर्ट परिसर में बदमाश अजय उर्फ बिट्टू की हत्या का प्रयास किया गया। इसके अलावा बदमाश बिट्टू के घर पर दूसरे गैंग के बदमाशों द्वारा हमला बोला गया। दूसरे गैंग के एक बदमाश अमित को सोनीपत सीआई 2 ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमित के पास से स्कॉर्पियो कार और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की। आपको बता दें कि सोनीपत में हुए गैंगवार में अजय उर्फ बिट्टू पर कोर्ट परिसर में गोलियां चलाई गईं। इसके अलावा बदमाशों ने उसके पिता को गांव बरौड़ा में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। गैंगवार के मुख्य सरगना गैंगस्टर रामकरण और अन्य 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जानकारी देते हुए सीआई 2 इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि हमने गैंगवार मामले में रोहतक निवासी अमित को गिरफ्तार किया। यमुनानगर के बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बाजार के दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध जताते हुए दुकानों को बंद कर दिया और सड़कों पर उतरकर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही दुकानदारों ने रेलवे स्टेशन रोड को भी जाम कर दिया। निगम की टीम जिले के अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव के तहत स्पेशल ड्राइव में रेलवे स्टेशन रोड पर पहुंची थी।
लेकिन टीम ने जैसे ही दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया तो निगम अधिकारी और दुकानदारों में हंगामा हो गया। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस या बुनियादी के निगम इस तरह की कार्रवाई करता है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुकानदारों को शांत कराया। पलवल में शुक्रवार रात घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के विरोध करने और किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गुरुग्राम के नाथुपुर इलाके में बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 700 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग को रात लगभग 2 बजे आग की सूचना दी गई, जिसके बाद सेक्टर 29 दमकल केंद्र से 12 गाड़ियां और गुरुग्राम के दूसरे फायर सर्विस स्टेशन से बाकी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। विभाग की 2 दर्जन गाड़ियों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुग्गियों में आग इतनी भीषण थी कि इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेशी श्रमिकों के वीजा, खासतौर से H-1B वीजा पर प्रतिबंधों की अवधि को समाप्त होने दिया। बाइडेन के इस कदम से हजारों भारतीय IT पेशेवरों को फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल कोविड-19 संकट और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच H-1B सहित कई अस्थायी और गैर प्रवासी वीजा श्रेणियों के आवेदकों के अमेरिका में प्रवेश को रोक दिया था। देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण चल रहा है। वहीं इस कड़ी में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी कोरोना वैक्सीन हो गई है।